आइए बच्चों, प्रकाशिकी के अगले भाग में आज पढ़ते हैं प्रिज्म। सबसे पहले प्रिज्म क्या है? किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तक पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शी एवं समांगी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तक पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शी एवं समांगी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म का जो हम लोग चित्रण करते हैं, फिजिक्स में जो हम प्रयोग करते हैं, वो केवल उसका मुख्य पृष्ठ प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ये ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से ऐसे डिवाइड कर लें, इसको मान लो ए बी सी डी या ओ पी क्यू, मान लो ओ पी क्यू आर एस, तो ये है प्रिज्म। लेकिन हम इसका केवल मुख्य पृष्ठ ही उपयोग करते हैं, यानी कि जो समतल अपवर्तक पृष्ठ हैं उनके अभिलंबवत जो मुख्य पृष्ठ है या काटा गया जो पृष्ठ है वही हम प्रयोग करते हैं। उसी को हम मुख्य पृष्ठ बोलते हैं, मुख्य परिच्छेद बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य परिच्छेद। इसके बाद देखो, इसमें आता है अपवर्तक कोण। अपवर्तक पृष्ठों के बीच घिरे हुए कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं या प्रिज्म कोण कहते हैं। तो ये देखो अपवर्तक पृष्ठ है, तो अपवर्तक पृष्ठों के बीच ये कोण घिरा हुआ है, तो ये कहलाएगा तुम्हारा अपवर्तक कोण। इसको हम ए से प्रदर्शित कर लेते हैं। अब कुछ ज्योमेट्री के आधार पर देखें कि अगर हम यहाँ से इस प्रक्रिया को बढ़ाएं तो ये वाला जो कोण है वो ये कोण होगा। तो इसको हम प्रिज्म कोण को ए से प्रदर्शित करते हैं। यही कहलाता है हमारा प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। क्या कहलाता है? मुख्य परिच्छेद। तो जो हम प्रयोग करने वाले हैं वो इतने भाग का प्रयोग करने वाले हैं। इतना ही प्रयोग हम अपनी ज्योमेट्री के आधार पर इसका हम प्रयोग करते हैं। चित्रों में बनाकर फिजिक्स के सॉल्यूशन में जो प्रिज्म का उपयोग आता है वो केवल इतने ही भाग का। तो प्रिज्म की बेटा परिभाषा क्या हो गई कि किसी कोण पर झुके हुए दो अपवर्तक या समतल अपवर्तक पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शी एवं समांगी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म का हम अधिकांशतः जो प्रयोग करते हैं फिजिक्स में वो केवल उसका मुख्य परिच्छेद प्रयोग करते हैं। आगे आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए इसमें कुछ रिजल्ट। प्रिज्म में किस प्रकार से अपवर्तन या किस प्रकार से इसमें जो घटनाएं होती हैं वो घटित होती हैं। मान लो ए बी सी, ये कोई प्रिज्म है। तो प्रिज्म कोण समझते हो, जिस कोण पर समतल अपवर्तक पृष्ठ झुके होंगे वही प्रिज्म कोण कहलाएगा। तो ये वाला प्रिज्म कोण हो गया। इसको हम ए से प्रदर्शित कर लेते हैं। काहे से? ए से। तो अब इसमें हमें क्या करना है, ये देखना है कि किस प्रकार से इसमें आपतित प्रकाश किरण जो इस पर पड़ेगी और उसका कैसे निर्गमन या उसमें किस प्रकार से अपवर्तन होता है, ये इसमें यहाँ से समझ लीजिए। ध्यान दें, कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आ रही है। ये आने वाली प्रकाश किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। कौन सी किरण? आपतित किरण। मान लो P Q। अब ये अंदर का माध्यम सघन है, तो प्रकाश किरण सीधी सी बात है, जब ये पृष्ठ है, जैसे मान लो ये पृष्ठ है,
इसके हमें यहाँ बिंदु पर कोई अविलंब डालना, तो ऐसा अविलंब पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम अविलंब की बात करें तो इस प्रकार से इस पे अविलंब आ जाएगा। सघन माध्यम में प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, सभी जानते हैं। अपवर्तन की घटना है, ये इस तरीके से चली गई। वैसे इसको जाना चाहिए था कैसे, इस प्रकार से यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन वो इस तरीके से न जाकर क्या हो रही है, अविलंब की ओर झुक रही है। तो पी क्यू यहाँ पर मान लीजिए आर। अब देखो जब ये इस पृष्ठ पर पड़ी तो इस पृष्ठ पर भी एक अविलंब खींच दीजिए। समझ गए बेटा। अब क्या होगा, प्रकाश किरण फिर विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, तो मान लीजिए इस प्रकार से चली गई। तो ये वाली बेटा प्रकाश किरण आपतित किरण है और ये निर्गत किरण कहलाएगी। कौन सी किरण, निर्गत किरण। और ये जो अंदर वाली प्रकाश किरण है, ये जो प्रिज्म के अंदर है, इसको हम अपवर्तित किरण बोलते हैं। अब इसमें देखो कुछ रिजल्ट समझते हैं। आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, इसको हम मान लेते हैं आई। अब देखिए इसमें दो प्रकार से अपवर्तन है, एक तो यहाँ पर और एक इस घटना में। देखिए इधर इस तरीके से यहाँ पर तुम्हें अपवर्तन मिल रहा है। तो देखो इधर वाला हम मान ले आपतन कोण मान लेते हैं I1, ये वाला कोण हम निर्गमन कोण जो है इसको मान लेते हैं I2, ये कोण हम मान लेते हैं R1 और ये कोण मान लेते हैं R2, यहाँ पर मान लीजिए O। समझ गए बेटा। अब देखिए तो ये वाला जो कोण है, ये वैसे प्रकाश किरण ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसे नहीं गई, इस प्रकार से चली गई। ठीक, तो जब इस तरीके से जानी चाहिए थी तो जो ये कोण है, और इधर हमने यहाँ पे देखो ये वाला कोण R1 मान रखा और ये है I1, तो इस कोण का मान क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं विचलन। क्या मान लेंगे, विचलन। तो इस विचलन कोण के मान को ज्ञात करने के लिए इस वैल्यू से अगर हम इस वैल्यू को घटा दें तो डेल्टा 1 इक्वल टू हो जाएगा I1 माइनस R1। यानी कि प्रिज्म के पहले पृष्ठ पर जो विचलन है वो I1 माइनस R1, यानी कि ये आपतन कोण और यहाँ पर जो अपवर्तन कोण है उसका अंतर, इसको हम मान लेते हैं डेल्टा 1। अब देखिए दूसरे पृष्ठ पर अगर हम विचलन की बात करें तो देखो यहाँ से इसको बढ़ाओ, ये ध्यान देना यहाँ, तो ये वाला विचलन है मान लो डेल्टा 2। अब हम यहाँ आपको बता रहे हैं, ये हमने ऐसे बढ़ाया, ये निर्गत किरण है, इस पर यहाँ पड़ा है अविलंब। ठीक, यहाँ से इस पर आ रही प्रकाश किरण, ये वाला कोण हमने मान लिया है I2 और ये वाला कोण माना है R2, तो ये वाला कोण डेल्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा 2 इक्वल टू हो जाएगा I2 माइनस R2। समझ गए। तो ये दूसरे पृष्ठ पर विचलन हो जाएगा, यहाँ पर प्रकाश किरण का विचलन हो जाएगा, डेल्टा 2 बराबर I2 माइनस R2। यहाँ से समझिए पहले पृष्ठ की स्थिति है, ये दूसरे पृष्ठ की स्थिति है। तो ये इस तरीके घटनाएं घटित हो जाएं। अब कुल विचलन कितना हुआ, अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि कुल विचलन इसमें कितना हुआ। तो कुल विचलन डेल्टा बराबर हो लिखेंगे हम डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब डेल्टा 1 का मान बेटा क्या निकला है, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 निकला है I1 माइनस R1 और प्लस I2 माइनस R2। तो अब इसमें देखो डेल्टा बराबर I1
प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। तो अब ये रिजल्ट R1 प्लस R2, तो ये वाला कोण देखो, ये वाला, तो अगर हम इन तीनों कोणों का योग करें तो 180 अंश हो जाएगा। R1 प्लस R2 प्लस कोण O इक्वल टू 180 अंश। ज्योमेट्री के आधार पर जो ये प्रिज्म कोण A है, प्रिज्म कोण को हम क्या मानते हैं, A, तो ज्योमेट्री के आधार पर ये देखा होगा आप लोगों ने, अगर हम इस तरीके से फिगर ऐसे ड्रॉ कर दें, ये तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक, R1 R2, ये तो मान लो कोण O, तो इन दोनों कोणों का जो योग है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। अर्थात A इक्वल टू हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2, A बराबर लिख सकते हैं R1 प्लस R2। ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर दोगे तो डेल्टा बराबर प्राप्त हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस A, यानी कि प्रिज्म में जो विचलन होने वाला है वो आपतन कोण और निर्गमन कोण के योग में से अगर हम प्रिज्म कोण को घटा दें तो वही विचलन कोण बन जाएगा। इसमें I1 है आपका आपतन कोण, I2 है निर्गमन कोण या निर्गत कोण, और A जो है ये है प्रिज्म कोण। समझ गए? तो ये प्रिज्म हो गया। प्रिज्म की परिभाषा क्या हो गई, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तक पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शी एवं समांगी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म का जो हम प्रयोग करते हैं वो केवल मुख्य परिच्छेद प्रयोग करते हैं, और प्रिज्म में इस तरीके से कुछ रिजल्ट मिलेंगे। ये पहले पृष्ठ पर विचलन I1 माइनस R1, यानी इस कोण से इस कोण को घटा दो, विचलन प्राप्त हो जाएगा। दूसरे पृष्ठ पर विचलन कोण डेल्टा 2 बराबर I2 माइनस R2 कर दीजिए, यानी इस कोण से इस कोण को घटा दो, दूसरे कोण पर दूसरे पृष्ठ पर विचलन मिल जाएगा। इसके बाद जो टोटल विचलन है वो डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A हो जाएगा। और ये पॉइंट भी याद रखना है, इन पृष्ठों पर जो अपवर्तन कोण है उनका योग प्रिज्म कोण के बराबर होता है। इसके बाद देखिए प्रिज्म में I डेल्टा वक्र, ये इंपॉर्टेंट है, आपतन कोण और विचलन कोण में वक्र, ठीक। तो x अक्ष पर I को तथा y अक्ष पर विचलन कोण को लेकर या डेल्टा को लेकर खींचा गया वक्र I डेल्टा वक्र कहलाता है, या आपतन कोण तथा विचलन कोण वक्र कहलाता है। आइए इसको बना के देखते हैं। x अक्ष ये है और y अक्ष ये है, ये मान लीजिए 0। आपतन कोण को x अक्ष पर और विचलन कोण को y अक्ष पर ले लिया जाए, तो जो ये वक्र बनेगा ये हो जाएगा आपका विचलन कोण, और ये हो जाएगा आपका आपतन कोण। तो जो ये वक्र इससे प्राप्त होगा उस वक्र को हम I डेल्टा वक्र कहेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि कम आपतन कोण पर विचलन ज़्यादा होता है। इसके बाद उसको समझ लीजिए पूरा ध्यान से, आपतन कोण का मान जैसे जैसे धीरे बढ़ाते जाते हो तो विचलन कोण का मान घटता चला जाता है, और एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसा आपतन कोण प्राप्त होता है जिस पर विचलन कोण का मान सबसे कम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, और उसके बाद आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण पुनः बढ़ने लगता है। ये स्थिति, इस वक्र को हम बोलते हैं I डेल्टा वक्र, यानी आपतन विचलन कोण वक्र। समझ गए बात? सूक्ष्म आपतन कोण पर विचलन कोण ज़्यादा, जैसे जैसे आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान क्या होगा, कम होगा। एक ऐसा आपतन कोण आएगा जहां पर विचलन कोण का मान सबसे कम हो जाएगा, और इसके बाद आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण पुनः बढ़ने लगेगा,
ठीक, तो इस प्रकार से प्राप्त वक्र को आई डेल्टा वक्र कहते हैं। और जहां पर ये विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है उसको हम न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अल्पतम विचलन कोण, इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं कि एक विशेष आपतन कोण पर जहां पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है उस विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। या ऐसे कहते हैं एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण के न्यूनतम मान को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसको डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा एम से। तो इस प्रकार से ये वक्र बेटा प्राप्त हो जाएगा आई डेल्टा वक्र, और इसमें एक प्राप्त हो गया अल्पतम विचलन कोण। तो प्रिज्म में अल्पतम विचलन भी होता है और अल्पतम विचलन की कुछ शर्तें होती हैं। अल्पतम विचलन की शर्तें, इसकी 3 शर्तें होती हैं। पहली मुख्य शर्त है आपतन कोण तथा निर्गत कोण बराबर होते हैं। तो देखो अल्पतम विचलन की शर्तें क्या हैं? आपतन कोण तथा निर्गत कोण बराबर होते हैं, ये शर्त अगर है तो अल्पतम विचलन है। या हम कहते हैं प्रिज्म अगर अल्पतम विचलन की अवस्था में है तो ये शर्त होना अनिवार्य है, आपतन कोण तथा निर्गत कोण बराबर होते हैं। दूसरा, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित प्रकाश किरण, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित प्रकाश किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। ये शर्त तब होगी जब प्रिज्म के आधार कोण बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर कुछ समझ लीजिए, ये प्रिज्म है और ये प्रिज्म अल्पतम विचलन की अवस्था में है, तो इससे जो प्रकाश किरण जाएगी ये इस पर अभिलंब आ जाएगा। ये आधार कोण अगर बराबर हैं प्रिज्म के, ये वाले, तो क्या होगा कि प्रिज्म के भीतर जो प्रकाश किरण अपवर्तित होगी वो इस आधार के समांतर हो जाएगी। जिस प्रकार से ये आधार बना होगा उसी प्रकार से हो जाएगा। ठीक, ये इसके बाद ये प्रकाश किरण ऐसे निकलेगी। तो ये आपतन कोण आई हो गया और ये निर्गमन कोण हो गया। ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं। प्रिज्म के भीतर जो अपवर्तित प्रकाश किरण होती है वो प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। कब होती है? जब प्रिज्म अल्पतम विचलन की अवस्था में होता है। तीसरी शर्त, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर जो विचलन कोण होते हैं, यानी कि जो डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2, अभी मैंने बताया था यहाँ पर जो विचलन होगा ये वाला और इसका जो विचलन होगा ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी प्रिज्म के भीतर या प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण समान होते हैं। तो ये अल्पतम विचलन की ये इम्पोर्टेंट शर्तें हैं। आपतन कोण तथा निर्गत कोण बराबर होते हैं। प्रिज्म के भीतर अपवर्तित प्रकाश किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती, जबकि प्रिज्म के आधार के कोण बराबर हो। तीसरी शर्त ये होती है प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण आपस में बराबर होते हैं। लेकिन ये कब शर्तें रहेंगी? जब प्रिज्म अल्पतम विचलन की अवस्था में होगा। समझ गए बेटा? जो आप लोगों ने प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन की शर्तें पढ़ी
उन्हीं को लेकर अगर हम अगला टॉपिक देखें तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो हम ज्ञात करेंगे। इसमें ध्यान रखिए बेटा, प्रिज्म को अल्पतम विचलन की स्थिति में माना जाता है, अल्पतम विचलन की स्थिति में लेकर, अल्पतम विचलन की स्थिति प्रिज्म को लिया जाता है, तब ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं। देखिए ये प्रिज्म है, मान लेंगे एक प्रिज्म ABC जिसका प्रिज्म कोण A है तथा वह अल्पतम विचलन की स्थिति में है। तो अब देखिए अल्पतम विचलन की स्थिति की 3 शर्तें, आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं अल्पतम विचलन की अवस्था में। प्रिज्म के भीतर अपवर्तित प्रकाश किरण, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित प्रकाश किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है तथा दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण बराबर होते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये प्रकाश किरण इस तरीके से कोई इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है ये, और अगर हम इसको आगे बढ़ा के ले जाएं तो ऐसे चली जाएगी। यहाँ पर इस पर तुरंत डाल दीजिए लंब, चित्र बनाना देख लें सभी बच्चे। यहाँ पर हमने लंब डाल दिया, ये हो गया तुम्हारा आपतन कोण I, ये मान ले रहे हैं OP, या ऐसे करो P से शुरू करें, PQ। अब देखो जब इसका अपवर्तन होगा अंदर तो ये और ये दोनों समांतर रहेंगी, PQR। यहाँ पर अगर हम अवलंब डाल दें ये, तो इसके बाद ये बिंदु मान लीजिए O। अब ये यहाँ पर वायु में जाएगा यानी विरल माध्यम में, अवलंब से ये प्रकाश किरण दूर हट जाएगी। तो इस प्रकार से दूर हटा दीजिए, ये इस तरीके से ये। तो अब अल्पतम विचलन की अवस्था में आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये अगर I माना है तो ये I हो जाएगा, समझ गए। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसा होगा, बराबर। इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पर Δ1 और इधर हम Δ2 लिख ले रहे हैं। ये कोण बताया कि प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों पर जो विचलन होते हैं वो बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों कोण आपस में Δ1 बराबर Δ2, तो इसका मतलब ये वाले कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो इनको हम R और इसको R लिख लेते हैं। ये ध्यान देना, ये कोण जब बराबर हैं तो ये वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब इसमें देखो Δ1 बराबर Δ2 बराबर लिखा क्या जाएगा, I माइनस R, यानी ये कोण और ये कोण के जो मान है वो I माइनस R है। अब देखो, अब इसमें अगर हम अल्पतम विचलन की बात करें तो ये जो विचलन है ये, इसको हम मान लेते हैं Δm। यहाँ देख लीजिए ये इस तरीके से गया, ये इस तरीके से आया, ये वाला विचलन हम मान लेते हैं Δm। और ये ऐसी घटना है, यहाँ ऐसा बना अंदर, ये है कोण और ये आपस में बराबर हो गए। तो ये वाला कोण कितना हो गया, I माइनस R, और ये वाला कोण कितना हो गया, I माइनस R। तो ज्योमेट्री के आधार पर इन दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर हो जाएगा, समझ गए बेटा। तो I माइनस R प्लस I माइनस R इक्वल टू Δm। तो अब इसमें हम चित्रण जो दिए हुए हैं, तो ये PQRS, इसको हमने O, इसको चाहो तो O डैश लिख लीजिए। ये तुम्हारा प्रिज्म कोण A हो गया। आइए इसको सॉल्व करते, इसके प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं।
ये अंदर इसका समझ गए होंगे सभी, ये O है, ये कोण, और इधर जो है ये ज्योमेट्री के आधार पे ये स्थिति है, ये तुम्हारा प्रिज्म कोण है। तो प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती तो इसके लिए देखो रिजल्ट चित्रानुसार, एक तो ये रिजल्ट देख रहे होगे, यहीं पे चाहे तो हम डेल्टा m बराबर लिख सकते हैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 या i माइनस आर प्लस आई माइनस आर, तो डेल्टा m बराबर हो जाएगा 2i माइनस आर, ये हो जाएगा डेल्टा m बराबर 2i माइनस आर, ये डेल्टा m लिखा जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे इसको ऐसे बनाए रखिए, डेल्टा m की वैल्यू इस प्रकार से हो जाएगी 2i माइनस 2r, तो इसको हम लिख सकते हैं 2i माइनस आर, ये हो जाएगा आपका डेल्टा m। तो अब देखो आगे, या इसी को पीछे वाले रिजल्ट से लिखा था कि जो डेल्टा बराबर होता है वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होता है, वहीं से निकाला था i1 प्लस i2 माइनस a, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको हम 2i माइनस 2r, तो 2r के स्थान पर प्रयोग कर सकते हो डेल्टा m बराबर 2i माइनस a, तो ये रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए त्रिभुज यहाँ पे ले लें कौन सा, ये वाला OQR, त्रिभुज OQR में कोण O प्लस कोण R प्लस कोण R इक्वल टू 180, इसका योग इसका योग इसका योग, तीनों के योग 180 अंश हो जाएंगे। तो यहाँ से हो गया 2R प्लस कोण O इक्वल टू 180, इक्वेशन डाल लीजिए फर्स्ट। अब आ जाइए इस कोण और इस कोण का जो योग हो जाएगा, ये पूरा चक्री चतुर्भुज है OQAR, OQ त्रिभुज OQAR में कोण A प्लस कोण O इक्वल टू 180, इक्वेशन डाल दीजिए सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 2r प्लस कोण O इक्वल टू कोण A प्लस कोण O, ये देखो कैंसिल हो गया, तो कोण A बराबर 2r, ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको मैंने जैसे बताया था पिछले उसमें, उस आधार से भी इसको दर्शाया जा सकता है कि डेल्टा m बराबर 2i माइनस a, यानी 2r के स्थान पर a कैसे हो गया, तो ये रिजल्ट हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए बेटा, तो a बराबर 2r, तो ये बराबर 2r होता है, तो इसका मतलब r बराबर हो गया a/2। अब देखो यहाँ से इसको हम डाल दें इक्वेशन सेकेंड, सॉरी इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, तो r इक्वल टू निकला है a/2 या 2r इक्वल टू निकला है a, तो हम यहीं से यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर i का मान निकालें तो 2i इक्वल टू डेल्टा m प्लस a, यानी i इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा m प्लस a/2, r बराबर a/2, i बराबर डेल्टा m प्लस a/2, ये रिजल्ट मिल जाएगा। समझ गए, ये ध्यान रखिए, ये पिछले टॉपिक से लिया गया कि डेल्टा m बराबर ज्योमेट्री से लिख सकते हो डायरेक्ट, डेल्टा m बराबर i1 प्लस i2, तो यहाँ से आ गया 2i माइनस 2r, या यहाँ पर ना लिख के यहाँ से ही लिख सकते थे कि i बराबर डेल्टा m माइनस a/2, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से ले लीजिए, पहले यहाँ सॉल्व करिए, फिर ये सॉल्व कर दिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। ठीक, तो i और r के मान आपको प्राप्त हो गए। अब स्नेल के नियम से साइन i n बराबर होता है साइन i अपॉन साइन r, तो देखो
साइन आई की जगह पर आ जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई टू और साइन आर की जगह आ जाएगा साइन ए बाई टू। यही प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र हो जाता है साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू बटे साइन ए बाई टू। ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र हो जाता है। सॉल्व कर लेंगे तो इस प्रकार से सबसे पहले इसमें चित्र बनाएंगे, अल्पतम विचलन की स्थिति को देखेंगे। ये शर्त भी याद रखेंगे जो पहले मैंने पढ़ाई है पीछे, यानी कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल तैयार रखने ही है। इस शर्त के आधार पर हमारा ये रिजल्ट मिल जाएगा। इस रिजल्ट से हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं या मान लो बाद में हम सॉल्व करके समीकरण 1 से इसको ऐसे लिख सकते हैं 2i बराबर डेल्टा एम प्लस ए अर्थात i इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। इनको भी याद रखना है कि अल्पतम विचलन की स्थिति में जो आपतन कोण का मान होता है वो i बराबर डेल्टा एम प्लस ए बाई टू होता है और अपवर्तन कोण का जो मान होता है वो r बराबर ए बाई टू होता है। तब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए पूरे के बटे है 2 साइन ए बाई टू। ये स्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार से अल्पतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ये रहा। सभी को समझ में आ गया होगा। इसी में एक शर्त होती है कि यदि प्रिज्म पतला हो शर्त है यदि प्रिज्म पतला है तो क्या हो जाएगा, जब प्रिज्म पतला है तो ये कोण भी पतले हो जाएंगे यानी कि सूक्ष्म हो जाएंगे, समझ गए। और जब कोण सूक्ष्म होते तो साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। इसको मैंने पिछले टॉपिकों में पढ़ाया है जहाँ पर सूक्ष्म कोण की अवधारणा को पढ़ा रहे थे। साइन ए बाई टू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए बाई टू। तो n बराबर आ गया डेल्टा एम प्लस ए और पूरे के बटे 2 और इधर आ गया ए बाई टू। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया तो रिजल्ट क्या मिला, ये देखो कैंसिल हो गया। ये आ गया इधर एन ए इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, ये इधर ले आएंगे, समझ रहे बात। ये ध्यान से देखो डेल्टा एम प्लस ए और बटे में ए, तो ये एन ए हो गया, उधर हो गया डेल्टा एम प्लस ए। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा डेल्टा एम बराबर, यहाँ से ए जब आएगा तो ए कॉमन हो जाएगा एन माइनस वन। तो पतले प्रिज्म के लिए जो विचलन कोण है, पतले प्रिज्म के लिए विचलन वो ये हो जाएगा डेल्टा एम बराबर ए प्लस एन माइनस वन, डेल्टा एम बराबर ए इंटू एन माइनस वन। तो ये रिजल्ट हो गए प्रिज्म के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सूत्र याद रखिए कैसे निकालेंगे, इसका उपयोग सवालों में होता है।